रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 13। लेकिन उसके नाजुक हाथों के लमस ने, उसके बदन की अजीब खुशबू ने मेरी दुनिया ही बदल दी। बड़ी कशिश अंगेज बू थी, बड़ा दिलकश लम्स था और मेरे दिल की दुनिया डोलने लगी। वो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है। मैं सोच रहा था क्या रखा है महज़ब दुनिया में। मतलब परस्त लोग, एक दूसरे से नफरत करने वाले। दूसरी तरफ ये जंगल के सादा दिल इंसान, चारों तरफ बिखरा हुआ सब्जा। पहाड़ों की ज़िंदगी में भी अपना कर देखी जाए और फिर यह हसीन साथी, और मेरे दिल ने उसे कबूल कर लिया। मैंने हीरो की तलब से दस्तबरदार होकर उसे हीरे का इंतखाब किया। तब मैंने हाथ बढ़ाए और उसे आगोश में ले लिया। उसने खुश होकर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे सीने में मुँह छुपा लिया, और उसकी खुद सुपुर्दगी के अंदाज ने मुझे दीवाना कर दिया। दूसरी सुबह मेरा दिल मसरतों से मुनव्वर था। मुझे बेअंदाज़ा खुशी नसीब हुई थी। दौलत मसरतों का खजाना समझी जाती है। महज़ब दुनिया का इंसान इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मसरतों को समेट सके। फिर पहाड़ों में मिलने वाली ये मसरत क्या बुरी थी, और मैंने उस मसरत को अपना लिया। दूसरा दिन भी अजीब अजीब रसूमात से भरपूर था, लेकिन मैं उनकी एक एक हरकत में दिलचस्पी ले रहा था। जैसे वो लोग कर रहा था। गो मैं अभी तक अपनी बीवी के नाम से भी नावाकिफ था, लेकिन आज मैं उनकी आवाज़, उनके अल्फाज, उनके अंदाज समझने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल अब उनके दरमियान ही ज़िंदगी गुजारनी थी। और उस रात मैंने तारफ़ की रस्म पूरी की। अपने खूबसूरत झोंपड़े में जब हम तन्हा हुए, जब चांद निकल आया, तो मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे चांदनी में ले आया। यूं भी हमारा झोंपड़ा अलग थलग था। उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया। तब मैंने उसके सीने पर उंगली रखी, फिर उसे मतवज्जा करके वही उंगली अपने सीने पर रखी। वो बहुत गौर से मेरी उंगली देख रही थी। मैंने उंगली जोर देकर कहा, और फिर उसके नाजुक हाथ की खूबसूरत उंगली पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए कहा, फरजान। वो मेरा मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके खूबसूरत लब मुस्कुरा उठे और उसके दांत मोतियों की मानद थे। उसने मेरे सीने पर उंगली रखी और बोली, फरजान। हाँ, मैंने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाई। हाँ, उसने मेरे अंदाज में कहा और फिर मेरी तरफ गर्दन हिलाने लगी। तब मैंने उसकी हिलती हुई गर्दन को दोनों हाथों से थाम लिया और नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो रुक गई और गौर से मेरी शक्ल देखने लगी। तब मैंने उसके सीने पर उंगली रखी और सवालिया निगाहों से देखने लगा। पहली बार वो नहीं समझी थी, लेकिन इस बार फिर मैंने अपने सीने पर उंगली रखकर फरजान कहा और फिर उसके सीने पर उंगली रखकर खामोश हो गया। वो इस बार भी वो मेरी बात समझ गई। लाजी का, उसने शर्माते हुए अल्फाज में बताया, तुम्हारा कितना, और मैंने उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, यूं मेरी ज़िंदगी बज़ाहिर उन पहाड़ों के लिए वक़्फ़ हो गई। लाजी का बेहद वफा शार औरत थी। वक़्त गुज़रता रहा और ज़्यादा तवील अरसा नहीं गुज़रा था कि मैंने उनकी ज़ुबान सीख ली। मैंने उनके रस्म व रिवाज से वाकफियत हासिल कर ली, और हैरत अंगेज़ बात थी कि मेरी हैसियत वहाँ बहुत बड़ी थी। वो लोग सूरज के पुजारी थे, चढ़ते और उतरते हुए सूरज की अताअत करते थे, और मुझे वहाँ सूरज का बेटा समझा जाता था। लाजी का उनके लिए बरकत रखती थी। दरअसल वहाँ कोई सरदार न था,
सब सूरज की अताअत करते थे। हाँ, अपनी रस्म के मुताबिक वो एक छोटी सी बच्ची को सूरज की दुल्हन के तौर पर मुंतखब कर लेते थे। वो बच्ची बुजुर्गों की ज़ाहिर निगरानी जवान होती और फिर इंतज़ार किया जाता किसी ऐसे अजनबी का जो एक मखसूस दिन में उनके कबीले में कदम रखे। वो उसे सूरज से आया हुआ समझते थे। तब उस लड़की की उस शख्स के साथ शादी कर दी जाती थी और उनके यहाँ एक मुतबरक हैसियत रखता था। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था। नीतिका के लोग मेरी इज्जत करते, मुझसे मोहब्बत करते, मेरी अताअत करते। मुझे यहाँ हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता था, बस ऐश कर रहा था, मोटा हो रहा था। लेकिन वक़्त साकत नहीं है, गर्दिश फलक हर कहानी में तब्दीलियाँ चाहती है। उस वक़्त तक मेरे जहन में कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन एक रात जब मैं लाजिका को अपनी आगोश में लिए हुए नींद की वादियों की सैर कर रहा था, अचानक ढोलों की आवाज़ गूंज उठी। हम दोनों जाग गए। मेरे लिए ये नई आवाज़ें थी। लाजिका गौर से उन्हें सुनने लगी। ये क्या हुआ लाजिका, मैंने पूछा। ज़रा खामोश रहो, मुझे सुनने दो, लाजिका ने जवाब दिया। ये बात भी मेरे इल्म में आ गई थी कि वो लोग जंगलों में पैगाम रसानी के लिए मखसूस तर्ज के ढोल इस्तेमाल करते हैं। कई मिनट तक आवाज़ आती रही। फिर लाजिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कुछ अजनबी हमारे इलाके में घुस आए हैं। ओहो। पहरा देने वालों ने बस्ती वालों को उनके बारे में इतला दी है। बस्ती से उन्हें जवाब दिया गया है। क्या जवाब दिया गया? यही कि हम होशियारी से उन्हें पकड़ लो। खूब, गोया ये पैगाम रसानी हो चुकी है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, बस्ती के बेशुमार जवान दूसरे जवानों की मदद के लिए चल पड़े होंगे, लाजिका ने जवाब दिया। उसके बाद हम सारी रात आवाज़ें सुनने की कोशिश करते रहे। मेरी आंखों में तो नींद का शाइबा भी नहीं था। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। ना जाने कौन लोग होंगे, शायद मेरी तरह किस्मत आजमाने वालों में से हों। लेकिन उनके साथ यहाँ क्या सलूक होगा। सुबह की रोशनी फूटने लगी। मैंने लाजिका की जानब देखा। वो आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन सो नहीं रही थी। लाजिका, मैंने उसे आवाज़ दी। सो रही हो? नहीं तो फिर बातें करो। हाँ हाँ करो। उसने आंखें खोल दी। क्या वो लोग गिरफ्तार हो चुके होंगे? यकीनन, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबर नहीं दी गई। शायद उन्होंने मज़ाहमत नहीं की। ओहो, लेकिन अब उनके साथ क्या सलूक होगा? हम लोग इंसानों पर जुल्म नहीं करते। उन्हें यहाँ से इतनी दूर पहुँचा दिया जाएगा कि फिर इधर का रुख नहीं करेंगे। बस, लाजिका ने जवाब दिया। तुम्हारे कबीले के लोग बहुत नेक दिल और रहम दिल हैं लाजिका। तुम्हारे रस्म व रिवाज भी बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने जैसे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है फरजान। इससे कबल हमारे कबीले के लोग बैरून दुनिया के जालिम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते थे। उस वक़्त बहुत सुकून था। लोग इधर का रुख करते हुए घबराते थे, लेकिन उसके बाद सूरज की एक दुल्हन ने यह रस्म मनसूख कर दी। उसने इंसानों से हमदर्दी का सबक दिया। सीता मान ली कि बाहर हैं, आने वालों के साथ बुरा सलूक नहीं किया गया, लेकिन चमकदार पत्थरों के मतलाशी ज़्यादा मिकदार में आने लगे और बाज़ औक़ात वो आतिशी हथियारों से मुकाबला भी करते थे। चुनाचा कुछ नए फैसले किए जाने थे। फिर किस वक़्त का इंतज़ार था? एक नया फैसला अभी होगा। बोसीता की मर्जी पर है, लाजिका ने कहा। बोसीता कबीले का विच डॉक्टर था। मुज़ाहरा उदास नहीं था, लेकिन इंतहाई खामोश और दीवानगी की हद तक अपने कबीले से मुखलिस था। मुमकिन था वो उन लोगों की मौत का फैसला दे दे। ना जाने क्यों मैं फिक्रमंद हो गया। बहरहाल उन लोगों को मैंने देखा भी नहीं था। ये भी मालूम नहीं था कि वो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं या नहीं। फिर मैं क्यों फिक्रमंद हूँ। सूरज निकल आने के बाद रोज़मर्रा की मसरूफियात शुरू हो गईं। मुझे जिनका इंतज़ार था वो लोग आ गए। सूरज की दुल्हन को इतला दी गई कि रात कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुस्तान और उनके अहम हैं, और लाजिका ने कहा, और फिर वह मुझे तैयार करने लगी। यहाँ मुझे भी उन लोगों का सा लिबास पहनना पड़ता था। चेहरे और बदन पर रंगीन नकोश बनाने पड़ते थे। हीरों का ताज पहनना पड़ता। उन लोगों के दरमियान कोई बात नहीं थी, लेकिन तहजीब लोगों में उनके सामने
उस हुलिये में जाते हुए मुझे कुछ झिझक महसूस हो रही थी, ताहम जाना तो था ही। लाजिका हर रोज़ प्यार भरे अंदाज में पहले मुझे तैयार करती, फिर खुद तैयार होती थी। ये उसका रोज़ का मामूल था। लेकिन आज उसने मुझे खसूसी तौर पर तैयार किया, मेरे गले में कीमती हीरों की माला डाली और फिर खुद भी अपना बदन सजाने लगी। जंगल में परवान चढ़ी इस हसीन औरत के दिल में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। वो मुझे बेपनाह चाहती थी और मैं उसकी चाहत का दिल से कायल था। बहरहाल हम तैयार होकर निकल आए और 15-20 मसला आदमियों का एक गिरोह हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। तब हम उस जगह पहुंचे जहां बोसीता की अदालत लगी हुई थी। बेशुमार लोग एक दायरा बनाए हुए खड़े थे और उनके दरमियान एक खाली दायरा था जहां कैदी बंधे हुए खड़े थे। बोसीता एक सफ़ेद रंग के मेज पर बैठा हुआ था और उसकी दाएं तरफ एक संगी वजदल मौजूद थी जो सूरज के लिए और उसकी दुल्हन के लिए थी। हम लोगों को खसूसी तौर पर यह रास्ता दिया गया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कैदियों पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन को एक ज़बरदस्त झटका लगा। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये गैरी मैन और उसकी बीवी, उसकी बेटी जीना और मजदूर थे। गैरी मैन ने भी मुझे देखा, लेकिन एक निगाह में शायद पहचान ना सका। अलबत्ता दुनिया की निगाहों में मैंने बड़ी शिद्दत हैरत देखी। और फिर उसने झुककर गैरी मैन से कुछ कहा और उसके बाद गैरी मैन और उसकी बीवी भी मुझे हैरत से देखने लगी और उन दोनों के मुंह शिद्दत हैरत से खुल गए थे। मैंने उन लोगों से मुखातब हुए बगैर अपनी जगह जा बैठा। लाजिका हस्बे मामूल मेरे बराबर बैठ गई थी। तब बोसीता ने उन लोगों को मेरे बारे में बताया और बोली, इससे कबल हम बैरूनी दुनिया से आने वाले जालिमों को हलाक कर देते थे। इस तरह हम महफूज रहते थे। लेकिन इसके बाद हमने रहम की तरफ कदम बढ़ाए। नतीजे में आज तक हमारे सैकड़ों आदमी उन लोगों के आतिशी हथियारों की नज़र हो चुके हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ सूरज के बेटे, मैं चाहता हूँ सूरज की दुल्हन, कि वो रस्म फिर से शुरू कर दी जाए। इन लोगों को हलाक करके इनकी लाशें नीतिका की दूसरी तरफ फेंक दी जाएं, ताकि नए आने वाले इन इलाकों का रुख ना करें। तमाम लोग खामोश खड़े थे। क्या सूरज की दुल्हन इजाज़त देगी? लाजिका ने मेरी तरफ देखा। मैं परेशानी से उनके बारे में सोच रहा था। गैरी मैन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो बेबस था और मेरी मदद का मोहताज था। लेकिन इससे कबल कि मैं कुछ बोलता, बोसीता ने कहा, सूरज की दुल्हन की खामोशी कह रही है कि उसे मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं है। चुनाचा मैं हुक्म देता हूं कि तीनों सफ़ेद फामों को सामने बुलाया जाए और उनके सीनों में भाले उतार दिए जाएं। लाजिका ने मुस्तरबना अंदाज में सांस ली और पहलू बदल कर रह गई। लेकिन बोसीता के हुक्म के फौरी तामील हो गई। गैरी मैन, उसकी बीवी और बेटी को खींचकर आगे लाया गया और फिर 3 बाला बरदरान उनके सामने भालों का निशाना बांधकर तैयार हो गए। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए हमें मत मारो, खुदा के लिए। तब मैं खड़ा हो गया और मैंने फौकी वालों की जुबान में जवाब में काफ़ी हद तक बोल और समझ देता था कहा, रुक जाओ, सूरज का बेटा तुम्हें हुक्म देता है, रुक जाओ। और चारों तरफ बिन बनाहट दौड़ गई। भाले वालों के हाथ रुक गए। तो उनकी ज़िंदगी बख्शना चाहता है सूरज के बेटे? बोसीता ने कहा, हाँ, मैं इन्हें माफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग तो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। जो रस्म मनसूख की जा चुकी है उसे दोबारा जारी करने की बजाय ये भी सोचा जा सकता है कि कोई ऐसी तरकीब हो कि रस्म भी मनसूख रहे और हम इंसानों पर जुल्म भी ना करें। इन्होंने हमारे सीने छलनी कर दिए हैं। और बोसीता दांत पीस कर बोला, ये वो लोग नहीं हैं बोसीता, हम इनसे इनके हथियार छीन लेंगे। इन्हें कह देंगे कि अगर इन्होंने दोबारा इधर का रुख किया तो इनके सीने भालों से रंगीन कर देंगे। ये तेरा हुक्म है सूरज के बेटे, इनकार ना करेंगे। बोसीता ढीला पड़ गया और फिर वो लाजिका की तरफ मुड़कर बोला, क्या यही तेरी राय है सूरज की बेटी? हाँ, मेरे शोहर ने जो कहा वही ठीक है, लाजिका ने जवाब दिया। कैदियों के हाथ खोल दो, बोसीता ने हुक्म दिया। बाले वाले हट गए और गैरी मैन और उसके साथियों की रस्सियां खोल दी गईं। गैरी मैन के चेहरे से बेअंदाजा खुशी का एहसास हो रहा था। रस्सियां खोलते ही वो हमारी तरफ दौड़ा। इस बार फौका वालों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। ओह फरजीन, मेरे दोस्त फरजान, क्या तुम ही हो? और उसने मेरे करीब पहुंचकर कहा, तुमने ठीक पहचाना गैरी मैन, ये मैं ही हूँ।
आह कितना शर्मिंदा हूं मैं, तुम्हारे आने के बाद गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। दीवानगी ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। लेकिन जब तुम चले गए, जब मैंने हालात पर गौर किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। गुजरी बातें हैं गैरीमैन, लेकिन तुम आला ज़रफ़ हो और तुमने इस वक्त मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? मैं इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता। और अब मेरे साथ क्या सलूक होगा, हम तुम्हारे बारे में फ़ैसला करेंगे। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है फरजान। मुझे यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिक्र न करो गैरीमैन, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका दूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, गैरीमैन ने कहा। और उसके बारे में मेरी एमा पर लाजिका ने कुछ अहम अहकामात जारी किए, जिनके तहत गैरीमैन और उसके साथियों को एक मखसूस जगह पैरे में रखा जाना था। गैरीमैन के सामान से सारे हथियार मैंने फौरी तौर पर निकलवा लिए थे। और फिर उसी शाम गैरीमैन के कैद खाने पर मैंने मुलाकात की और गैरीमैन फिक्रमंद था। वो सर झुकाए जीना और अपनी बीवी के पास बैठा था। मुझे देखते ही तीनों उछल पड़े और फिर गैरीमैन मकारी से मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे मोहसन। मुसीबत के इस वक्त में तुम जिस तरह मेरे काम आए हो और कोई नहीं आ सकता। उसने मकाराना खुश आमदली से कहा। जुलेखा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने इंसानी फर्ज पूरा किया है गैरीमैन, मैंने जवाब दिया। क्या इन वैश्यों ने हमारे बारे में कोई फैसला कर लिया है? अभी नहीं। हो वो क्या फैसला करेंगे, इसका अंदाजा हो गया है तुम्हें? अभी नहीं, मैंने उसी अंदाज में कहा। लेकिन मैंने महसूस किया है कि वो तुम्हारे अहकामात मानते हैं। ज़ैरक इंसान, तुम उनकी शख्सियत पर असर रखते हो। क्या तुम हमारे बारे में अच्छा फैसला नहीं कराओगे? मैं तुमसे कह चुका हूं गैरीमैन, गो मेरे साथ बुरा सलूक किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, क्योंकि तुम मुझे अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से में लाने का जरिया बने। मैं तुम्हें यहां से ज़रूर निकाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं तुमसे अपनी हमाकत की माफ़ी भी मांग चुका हूं। अपनी फ़्यादी से काम लेकर मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों के अंदाज में गुफ्तगू करो। चलो ठीक है, यही सही। तुम कितने अजीम हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर बेहद हैरत है। तुमने इन वैश्यों पर अपना तसल्लुत कैसे जमा लिया? वो खूबसूरत औरत कौन थी जो तुम्हारे नज़दीक बैठी थी? मेरी बीवी। अरे मगर ये शादी कब और कैसे हुई? बस यहाँ आने के बाद। कहाँ से बहुत थोड़ा अरसे में तुमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे डाले। सब कुछ इत्तफाकात के समाये हुए। गैरीमैन, मेरी कोशिशें को इन मामलात में कोई दखल नहीं। गैरीमैन ने एक गहरी सांस ली और फिर उदास लहजे में बोला, जिम जी बहुत सी उम्मीदें लेकर यहाँ आए थे फरजान। क्या मतलब? तुम समझते हो, दरअसल ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दाव था। मैं अपने वतन का एक बदकिस्मत तरीन इंसान हूँ। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर मरे थे, लेकिन अपनी हमाकतों से मैंने सब कुछ गंवा दिया और कलाश हो गया। उसके बाद बदबख्ती ने मेरा ताक़ुब किया। मैंने अपने बीवी के जेवरात बेचकर कारोबार शुरू किया, लेकिन उसमें ज़बरदस्त घाटा हो गया। यहाँ तक कि हमें सर छुपाने की जगह भी बेचनी पड़ी और अब हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का कोई रास्ता न था। हमें मुलाजमत भी ना मिल सकी। तो समझा कि ऐसी ज़िंदगी से तो खुदकुशी बेहतर है। लेकिन खुदकुशी करने से कबल मेरे जहन में एक और तरकीब आई, जिसके बारे में मैंने अपनी बीवी से गुफ्तगू की। हम अफ्रीका की पुरइसरार ज़मीन से ज़िंदगी गुजारने के लवाजमात हासिल करना चाहते थे। तुम समझ गए होगे। हीरे जो इंसान की किस्मत बदलने में अपना सानी नहीं रखते। तब मैंने और मेरी बीवी ने किस किस के कर्ज हासिल किया और इसके सहारे हम यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन बदकिस्मती हमारे ताक़ब में है और शायद क़यामत तक पीछा करेगी। गैरीमैन की आंखों से आंसू टपकने लगे और दोस्तों, मैं अहमक बन गया और इंसानी हमदर्दी से उसके आंसू मेरी कदूरत धोने में कामयाब हो गए। मैं उस सितम रसीदा इंसान के लिए तड़पने लगा। जो कुछ हुआ था उसे भूल जाना ही बेहतर था। और फिर गैरीमैन ने तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया था। वो तो जज्बात में पागल हो गया था। सारी खता तो जुलेखा की थी। लेकिन जुलेखा, और सच्ची बात तो ये है कि मुझे उस वक़्त वो लड़की भी बेगुनाह मालूम हुई। वो जज्बात के हाथों भटक गई थी। गोया उन लोगों का कसूर इतना बड़ा नहीं था
کہ ان کے خلاف سخت نفرت کے جذبات ہوں، اور نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا۔ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین۔ مجھے بتاؤ فرزان، میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں گا؟ کیا میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ نہیں گیری مین، ہمت سے کام لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے کہا تم؟ گیری مین نے عجیب سے لہجے میں کہا، تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم انسان ہو یا فرشتے۔ تم ان کے لیے بھی افسردہ ہوتے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ گزری ہوئی باتوں کو جانے دو گیری مین، میرے پاس قیمتی ہیروں کا ایک ہار ہے، میرے خیال میں وہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں، میں تمہیں وہ ہار دے دوں گا۔ یہ وادی ہیروں سے بڑی پڑی ہے، ہاں، لیکن ان کا حصول مشکل ہے، تمہاری مدد سے بھی نہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں بھی یہاں اجنبی ہوں مکمل طور سے، اور ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ تب میرے دوست، میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے۔ وہ کیا گیری مین؟ بشرطے کہ تم میری نیت پر شک نہ کرو، مجھے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ ہم ان کالے مزدوروں کو واپس کیے دیتے ہیں، میں یہاں تک طویل قیام کروں گا، میں اس معصوم بستی کے معصوم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تمہیں بتاؤں کہ میں جنگل کی ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بے شمار امراض کا علاج ہوتی ہیں، میں یہاں ان کی خدمت کروں گا، اور اس دوران یہاں سے میں ہیرے جمع کر لوں گا، اور پھر ایک دن تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ گیری مین کی باتوں پر میں غور کرنے لگا۔ ان وحشی انسانوں کے لیے پتھروں سے زیادہ یہ اہمیت نہیں رکھتے، اور گیری مین کی زندگی اس طرح سمجھ جائے تو میرا کیا جاتا ہے؟ لیکن بہرحال اسے یہاں روکنے کا مسئلہ تھا۔ گو میری اہمیت یہاں کافی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگوں کا مشورہ بھی ضروری تھا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اوکے گیری مین، ابھی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر سکا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تم کر سکتے ہو میرے دوست، تم کر سکتے ہو، میں تمہارے احسانات مر کر بھی یاد رکھوں گا۔ گیری مین اٹھ کر مجھ سے چمٹ گیا، اور میں اس کے شانہ تھپ تھپانے لگا۔ مختصر یہ دوستوں کہ میں نے بمشکل تمام لاجیکا کو اس بات کے لیے تیار کیا۔ لاجیکا ایک وفا پرست عورت، اس نے اپنی کوششوں سے گیری مین کے لیے اجازت حاصل کر لی، سو مزدوروں کو واپس کر دیا گیا۔ گیری مین، اس کی بیوی اور لڑکی کے لیے جھونپڑی بنا دی گئی۔ ابتدا میں بستی والوں نے گیری مین کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن چالاک انسان نے اپنی حرکتوں سے بہرحال انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ یہاں بچوں کو سینے سے لگائے پھرتا، بستی کے ہر انسان کے کام آتا، اور ایک بار تو لومان سخت بیمار ہو گیا تو گیری مین نے نہ صرف اس کی دن رات تیمارداری کی، بلکہ اس کے لیے جنگلی دوائیں بھی اس نے منتخب کی۔ بظاہر زینا اور اس کی ماں بھی خوش اخلاق تھی، بلکہ زینا نے تو اب لاجیکا سے پینگے بڑھانا شروع کر دی تھی۔ وہ لاجیکا میک اپ کرتی اور اس کے بال نت نئے انداز میں سنوارتی، اسے طرح طرح سے سجاتی، اور لاجیکا اس کی کافی گرویدہ ہو گئی۔ میں بھی دل کا برا نہیں تھا، اور ان لوگوں کی طرف سے ساری قدورت بھول گیا تھا۔ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ طویل عرصہ گزر گیا۔ گیری مین تب میرا محتاج نہیں رہا تھا، وہ اپنا کام کر لیتا تھا۔ البتہ وچ ڈاکٹر وہ سیتا اس سے خوش نہیں تھا، وجہ کچھ بھی ہو۔ میری حیثیت کچھ اور بڑھ گئی۔ زینا لاجیکا سے گھلی ملی رہی تھی، لیکن اس نے اس وقت کے بعد سے آج تک مجھ سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ دوسری طرف لاجیکا حاملہ ہو گئی تھی، اور اس کے حاملہ ہونے سے بستی کے لوگ بہت خوش تھے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی برکت کی بات تھی۔ گیری مین کی بیوی اور زینا اس کی بہت خدمت کرتی تھی۔ گیری مین نے آج تک یہاں سے جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ پھر ہمارے یہاں ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا، اور بستی کے لوگ مسرت سے دیوانے ہو گئے۔ وہ ایک زبردست جشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا، لاجیکا بھی خوش تھی۔ پھر جشن شروع ہو گیا، وہی بے ہنگم اچھل کود، چھوٹی چھوٹی سی پچکانہ رسمیں۔ دوران جشن ہی ایک رات کی بات ہے کہ میں شور شرابے سے اکتا کر ایک سنسان علاقے میں نکل گیا، لیکن میں اپنے پیچھے کی قدموں کی چاپ سے بے خبر تھا۔ میں اس وقت چونک پڑا جب کسی نے مجھے آواز دی، اور میں جلدی سے پلٹ اور زلیخا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ زلیخا، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ میرے قریب آ گئی۔
बैठो जुलेखा, मैंने उसे महरूमियों के से अंदाज में खड़े देकर कहा और वो बैठ गई। इस तरफ कैसे निकल आई? यूं ही उसने आहिस्ता से कहा, मुझसे कोई काम है फरजान। वो सिसक पड़ी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती फरजान, खुदा के लिए मुझे इंसान समझो, खुदा के लिए। उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और उसी को सिसक सिसक कर रोने लगी और ना जाने क्यों मुझे उस पर रहम आ गया। क्या बात है जुलेखा, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाया और वो मुझसे लिपट गई। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दो मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है? मैंने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ फरदान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, मैं आहिस्ता से बोला। उस वक़्त मेरे ऊपर शैतान सवार था, मैं उस वक़्त पर सख्त शर्मिंदा हूँ। इस वक़्त की बात जाने दो, मैं उसे भूल चुका हूँ। सच फरदान? हाँ, अगर ना भूला होता तो तुम्हारे साथ ये सलूक ना होता। तुम बहुत अजीम हो फरदान, तुम बहुत अजीम हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे भी अपनी आगोश में जगह दे दो फरदान। ये कैसे मुमकिन है? क्यों? मैं लाजिका को अपना चुका हूँ और अब तो मेरे बेटे की माँ बन गई है। मैं उसके और तुम्हारे दरमियान नहीं आऊँगी फरदान, मैं थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो। मैं लाजिका से बेईमानी नहीं कर सकता फरजान, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी। मैं उस वक़्त भी महरूम रही थी जब लाजिका हमारे दरमियान नहीं थी, और मैं आज भी महरूम हूँ। आखिर क्यों? खुद को संभालो जुलेखा, तुम्हारे लिए मुनासिब ना होगा। मेरे लिए क्या बेहतर है मैं खुद समझती हूँ फरदान। तुमने पहले भी नहीं समझा था और अब भी तुम गलत रास्तों पर भटक रही हो। मोहब्बत के रास्तों को हमेशा गलत समझा गया है, लेकिन दुनिया उनकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकी। मोहब्बत के लिए इंतखाब भी ज़रूरी होता है। गलत? मुझे तुम्हारे अल्फाज से इख्तलाफ है। मोहब्बत कोई इंतखाब नहीं रखती। इंतखाब हकीकत से दूर की चीज़ है। गोया हमने अपने महबूब का इंतखाब भी अपनी इफादियत को मद्देनज़र रिगा कर किया। मोहब्बत तो दिल की गहराइयों से उभरती है, वो नहीं देखती कि मुकाबल कौन है। ये मोहब्बत की तौहीन है। महबूब का भी इंतखाब किया जाए। मैं तुम्हें इस वक्त से पसंद करती हूँ जब तुम पहली बार मेरे डैडी के पास मुलाजमत के लिए आए। मैंने अपने दिल से मजबूर होकर तुम्हारी सिफारिश की और उसके बाद से तुम्हारे हसूल के लिए बेचैन हो गई। और वो रात शिद्दत की रात थी। उस रात मैंने नस्वानियत का लिबादा उतार दिया था। मेरी पसंद मुझ पर मुसल्लत थी। मैं कुछ ना सोच सकी, मैं कुछ ना समझ सकी, और जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे महबूब नहीं हो, तुम एक अजनबी शख्स हो, और ये अजनबियत मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मेरा दिल चाहा कि तुम्हें कत्ल कर दूं, तुम्हें फना कर दूं। मेरी पसंद मेरी दस्तरस से बाहर है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इंतकाम लेने का जो तरीका मेरे तूफ़ानी जहन में आया, मैंने उस पर अमल कर डाला, नताइज से बेपरवाह होकर, और उसका नतीजा मेरे हक में ही अच्छा ना निकला। तुम दूर की चीज़ थे, दूर हो गए, और मेरे लिए तड़प जलन के सिवा कुछ ना रहा। जिंदगी में दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद ना थी, लेकिन किस्मत फिर तुम तक खींच लाई। बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो जंगली लड़की बिला शिरकत गहरे तुम्हारी मालिक है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, और उसका अजाला यही था कि मैं तुम्हारी पसंद से भी मोहब्बत करूं, और मैंने उसे चाहा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए फरजान, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज फिर मेरी तलब उभर आई है। मुझे मेरा हक दे दो, मुझे मेरा हक दे दो फरजान। जुलेखा ने मेरे शानों पर दोनों हाथ रख दिए। तुम एक जज्बाती लड़की हो। मैंने महजब दुनिया को खैरबाद कह दिया। अब मैं इन जंगलों का बासी हूँ। तुम यहाँ से हीरे लेकर अपनी दुनिया में लौट जाओ, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारो। कैसे किसी अच्छे साथी का इंतखाब कर लेना, सब कुछ भूल जाओगी। फरजान, नहीं फरजान, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, लेकिन मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं खड़ा हो गया। फरजान, वो टूटी हुई आवाज़ में बोली, वापस लौट जाओ, एक ही रात वापस ना लौट आओ। फरजान, उसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और उसका यकसा बुलंद होने लगा, लेकिन मैं उसकी सिसकियों से मुतासर ना हुआ। मैंने वहाँ से चला आना ही मुनासिब समझा। जश्न जारी था, सब लोग उसमें मसरूफ़ थे। उस दिन के बाद 2 दिन तक जुलेखा की शक्ल नज़र नहीं आई। मैंने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। तीसरे दिन गैरी मैन, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। हेलो गैरी मैन,
भाई मौका ही नहीं मिल सका। किस बात का? तुम्हें दिल्ली मुबारकबाद देने का। ओह शुक्रिया। मुबारकबाद तो दे लेने दो। दे लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा प्यारा है तुम्हारा बेटा, तुमने देखा? ना सिर्फ देखा बल्कि प्यार भी किया। ओहो, मैं नन्हे मुन्ने बच्चों का आशिक हूँ। लेकिन तुम तो चले जाओगे। मैं उलझन में पड़ गया हूँ फरदान। क्या बात है? मैं ना जाने तुम उसे खुशामद समझो या फरेब। ऐसी क्या बात है गैरीमैन? इससे कबल मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे का साथ तो पत्थरों से भी मोहब्बत सिखा देता है, और फिर तुम तो मेरे मौसन हो। मैं मानता हूँ गैरीमैन। क्या तुम ये बात तस्लीम करोगे फरदान कि अब तुम्हें भी अपनों की तरह चाहता हूँ? यकीनन तुम्हारे सलूक से ये एहसास होता है। मेरे दोस्त, मुमकिन है मेरा ये खलूस अहमकाना हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जो कुछ कहूँगा अपनाइए से कहूँगा। कहो गैरीमैन, क्या बात है? मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। क्या गैरीमैन? यही कि क्या तुम बकिया ज़िंदगी इन्हीं जंगलों में गुजारोगे? मुझे जंगलों की यह सादगी बहुत पसंद है गैरीमैन। एक मखसूस वक़्त तक। क्या मतलब? हम तहजीब दुनिया के लोग इन जंगलों में गुजारा नहीं कर सकते।